हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए हम लोग न्यूमेरिकल भी लेके आए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमारे पास है एटम। मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना एटम, तो मैं पूछती हूँ हमेशा कि एटम की खोज किसने की थी। तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड। पर उनका आंसर गलत होता है। जो एटम होता है, एटम की खोज करते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने की थी एटम की खोज। कब की थी? सन 1808 में, राइट। तो एटम की खोज की थी डाल्टन साहब ने। कब की थी? सन 1808 में। तो उसके बाद जो डाल्टन साहब है, इन्होंने बताया परमाणु का सिद्धांत भी दिया था। तो इन्होंने बताया था जो परमाणु होता है ये अविभाज्य होता है, मतलब इसे विभाजित नहीं कर सकते। अविभाज्य होता है, यानी अविभाज्य मतलब इसे विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने कहा था। किसने कहा था? डाल्टन साहब ने। आप जैसे अब तो मतलब फाइनली बहुत सारी थ्योरीज आ गई जिनसे प्रूव्ड हो गया कि जो परमाणु होता है वो विभाजित होता है, यानी विभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उन्होंने मतलब कि ये देखो, जैसे कि चौक है, चौक, इस चौक का छोटा सा टुकड़ा काटा, इस छोटे से टुकड़े को और छोटे और छोटे और छोटे टुकड़ों में काटा। तो इससे प्रूव हुआ कि जो परमाणु होता है इसे विभाज्य हो सकता है। इसे जो एटम होता है, ये एटम ये विभाजित हो सकता है। किस किस में विभाजित हुआ? ये इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में से विभाजित किया गया, राइट। अब हम बात करते हैं इसके चार्ज की, इसके आवेश के बारे में बात करते हैं। इस पर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर, बता आप लोग, इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस पर प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, -19 कूलम वही। और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, और इस पर चार्ज होता है 0, उदासीन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा साइन अलग हो जाता है। यहाँ पे माइनस लग जाता है तो यहाँ पे प्लस लग जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं जैसे विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है? रिलेटिव चार्ज जिसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। लिख दूँ मैं यहाँ पे रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज होता है -1, प्रोटॉन पर होता है +1, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है इस पर चार्ज। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर रट्टा। मैंने जहाँ रट्टा लिख दिया तो उसे रटना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारे पास है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। अब यहाँ पे कक्षाएं होती है, और यहाँ बाहर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछूं, जो हमारा नाभिक है, नाभिक यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये जो हमारा नाभिक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा होता है? स्थिर विद्युताकर्षण बल। जो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मास के बारे में। तो मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पे -27 kg आएगा, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन का भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। न्यूट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, राइट। तो ये भी वही होता है, राइट। तो हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं अब। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु सिद्धांत के अनुसार, एक मिनट, ये जो परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं को इनके मूलभूत कणों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो ये मूलभूत कण कौन से, यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो हमारे मूलभूत कण हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे मूलभूत कण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन।
अब 1850 में फेराडे ने क्या किया था, फेराडे ने एक वैक्यूम ट्यूब लिया था, यानी निर्वातित नलिकाओं में इन्होंने क्या किया था, विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का अध्ययन प्रारंभ किया था। देखो मैं क्वेश्चन ढंग से दिखा दूँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का अध्ययन प्रारंभ किया था, राइट। इन नलिकाओं को उन्होंने क्या कहा था, देखो 1850 में फेराडे ने क्या किया था, जो वैक्यूम ट्यूब था उस पर उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था। तो उसमें जो नलिकाएं थी ना, नलिकाएं, तो उन नलिकाओं को उन्होंने कहा था कैथोड विकिरण विसर्जन नलिकाएं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कैथोड किरण विसर्जन नलिकाएं कहा था। अब हम बात करते हैं इसमें पूछा है कि कौन से परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन। तो जैसे कि मैं बता दूं न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कार्बन 6 12 है, राइट। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हमको एटॉमिक नंबर यानी जो परमाणु क्रमांक दिख रहा है ना, वही होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर। ये हमारे पास जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन ये दिख रहा है यहाँ पे 6, तो प्रोटॉन भी होगा हमारे पास यहाँ 6। लेकिन ये हमारे पास न्यूट्रॉन में हम क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताओ, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, 6 बचेगा, राइट। तो ये हम ऐसे न्यूट्रॉन निकालते हैं, यानी परमाणु भार में से हम लोग क्रमांक को माइनस कर देते, तो हम लोग ऐसे न्यूट्रॉन निकालते हैं। हमसे पूछा है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन की आइसोटोप H11 H12 H13, राइट। तो ये होता है हमारा प्रोटियम, ये होता है हमारा ड्यूटीरियम और ये होता है हमारा ट्राइटियम। तो ये जो ड्यूटीरियम ये सबसे भारी होता है, ये ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे कि देखो न्यूट्रॉन किस में नहीं है, तो इसमें बोला है परमाणु बोला है, तो हाइड्रोजन एक परमाणु है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 1 तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, भार में से जब क्रमांक को माइनस करेंगे तो 0 ही तो आएगा। बताओ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, भार माइनस क्रमांक, भार माइनस क्या लिखते हैं, क्रमांक लिखते हैं, राइट। तो हमने भार 1 और 1 किया तो क्या आया, 0 आया। तो हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होता है वो 0 होता है। अब आप लोग मुझसे बोलोगे कि प्रोटियम का भी तो 1 होता है। हाँ होता है, बिल्कुल सही, प्रोटियम में भी कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन हमसे एक क्वेश्चन में पूछा है परमाणु, ये जो हाइड्रोजन है एक परमाणु है और ये सब तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं यानी आइसोटोप हैं। तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन जाएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हाइड्रोजन जाएगा। हम बात करते हैं नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान होता है 10 की पावर -27 kg, इसे भी रट्टा ही लगाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बताओ, आप लोगों को पता हो तो। नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 मीटर। अब मैं बात करूँ परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर, राइट। तो इसे याद रखिएगा 10 की पावर -10 मीटर। सुनो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की 10 की पावर -15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर, राइट। तो इससे आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हमसे नाभिक का द्रव्यमान पूछे 10 की पावर -27 kg। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये देखो, ये हमारे पास सापेक्ष आवेश यानी रिलेटिव चार्ज ये हम दिया। इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ा था -1, प्रोटॉन का हमने पढ़ा था +1, न्यूट्रॉन का हमने पढ़ा था 0। तो हमसे पूछा क्या है, इसमें हमको ये ऑप्शन दिए हैं, रुको मैं दिखाती हूँ ये वाला। क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बी क्या है, यहाँ पर हम चार्ज यानी आवेश के बारे में बात करेंगे। तो जो बी है उसमें आवेश होना चाहिए, परम आवेश, ठीक है, और बी में परम आवेश, ठीक है। और यहाँ पर तो द्रव्यमान है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भी बी में द्रव्यमान है तो ये आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग, ये देखो ए में हम लोग देखो प्रोटॉन का चार्ज ही तो होता है प्लस, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +1.6, तो ए में आएगा हमारा प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन किसमें, प्रोटॉन ए वाले में, तो इसमें नहीं है, इसमें पॉजिट्रॉन है, तो इसका सही आंसर बी वाला चला जाएगा। और देखो सी में देख लेते हैं, सी में न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है 0, तो देखो सी में 0 है, राइट। तो ये वाला आंसर देखो, इसमें भी सी में 0 है, ये वाला आंसर हमारा चला जाएगा क्योंकि इसमें अब ए प्रोटॉन है। और देखो ई यानी देखो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसका, राइट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए अल्फा कणों के लिए E/m का बढ़ता क्रम हमसे पूछा है। तो देखो E यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये हमारे पास अल्फा कण है, राइट। तो इसमें हमको E/m की रेशियो बतानी है, राइट। तो E/m की रेशियो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन में भी हमको E/m की रेशियो बोली है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो है, इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो वो कितना है बताओ। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन का ये E/m, जहाँ हम लोग जानते हैं जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, 1850 गुना भारी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतना गुना भारी होता है। तो देखो न्यूट्रॉन मतलब होता है न्यूट्रल, तो इसका तो 0 ही होगा। तो न्यूट्रॉन का ना सबसे कम होगा, न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में होगा। तो न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में कहाँ है, देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन थोड़ा पहले आगे, तो इसे नहीं लेंगे। यहाँ न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, राइट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोटॉन। अल्फा कणों के बारे में बात करते हैं। अल्फा कणों पे बहुत क्वेश्चन आता है। अल्फा कण क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयन होता है। तो इसका जो अल्फा कण है, ये देखो इसका जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन से दुगना होता है और इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4 गुना होता है। देखो ये जो प्रोटॉन होता है, ये है ना, इसे 4 गुना होता है। तो बताओ, जितना नीचे ज़्यादा नंबर होंगे, नीचे ज़्यादा संख्या होगी, तो मतलब डिवाइड करेंगे तो मतलब और छोटी वैल्यू, मतलब कि और छोटी वैल्यू आएगी। तो मतलब सबसे कम होगा हमारा न्यूट्रॉन, फिर उससे ज़्यादा अल्फा कण, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो इसे चाहो तो आप लोग इसे याद भी कर सकते हो। और हम लोग याद रखते हैं जैसे कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, 1850 गुना भारी है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कैथोड किरणों पर आवेश यानी चार्ज कितना होता है और इसका द्रव्यमान अनुपात किसके तुल्य होता है। तो इसे याद रखिएगा, कैथोड किरणों पर जो चार्ज होता है वो बीटा किरणों के आवेश के समान होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो रदरफोर्ड थे, इसका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। जैसे देखो ये रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये देखो यहाँ पर ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। मान लो यहाँ पे एक अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल मान ली यहाँ पे। ये अल्फ़ा पार्टिकल जब हमने इसे गुजारा, ये रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। वैसे बेसिकली उन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उन्होंने पता अपने शिष्यों को, मतलब जो उनके स्टूडेंट थे, उनके स्टूडेंट कौन थे, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कब किया गया था, 1911 में किया गया था। रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है इसका हम लोग फैलाव देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का फैलाव, यहाँ पर एक हम गोल्ड की यानी सोने की एक पतली पन्नी लेते हैं, इतनी पतली, जैसे कि आपने वो पॉलीथीन देखा होगा, पॉलीथीन जैसे सामान वान लाते हैं, जो छोटा पॉलीथीन होता है टांगने के लिए, वो पतली, उतनी पतली ये सोने की पतली पन्नी है। नाम ही लिखा है गोल्ड फॉइल। तो आप बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्होंने जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी क्यों ली थी। वैसे तो ये अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये किसने किया था, ये ना रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट को कहा था ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग करो। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, उनके स्टूडेंट कौन थे, 1911 में रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट को कहा था, एक ग्रीगर थे और एक अर्नस्ट मार्स्टेन थे, और कौन थे, एंड मार्स्टेन थे, मार्स्टेन। तो एक मार्स्टेन थे। मतलब बेसिकली क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कर लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट को दे दिया था कि तुम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करो। तो उनके जो स्टूडेंट थे 1911 में कौन कौन थे, ग्रीगर थे, ग्रीगर, और कौन थे, मार्स्टन थे, मार्स्टन थे। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल लिया था और उस पर मतलब कि उन्होंने फैलाव दिखाया था। उन्होंने यहाँ पे लेड के ब्रिज ले लिए थे, लेड के,
यानी लेड का सेतु ले लिया था। ये देखो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर कराया उन्होंने। फिर क्या हुआ, जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए, इधर चले गए। मतलब कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए, 90, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि 99.86 जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए थे। जो 90 मतलब कि 100 में से मतलब 99.86 अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, और 0.14 अल्फ़ा पार्टिकल क्या थे, वो मतलब क्या हुए, वो टकरा कर वापस भी आए। तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब 99.9 पर मतलब कि 99.86 अल्फ़ा पार्टिकल मतलब टकरा के मतलब कि सीधे निकल गए, वापस ही नहीं आए, सीधे निकल गए। तो उसके बाद 0.14 अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए, टकरा कर आए। तो इससे जो सीधे निकल गए ना, 99.84 जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए थे। तो सीधे निकल गए तो इससे क्या पता चला, जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। तो ये रदरफोर्ड का पहला एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर देखो 0.14% क्या हुए, वो टकरा के वापस आए। तो इससे पता चला जो परमाणु होता है, परमाणु में न्यूक्लियस भी होगा, तो उसी से टकरा के वापस आए होंगे। और हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये इससे पता चला कि अल्फा कणों पर भी चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तभी तो पॉजिटिव में रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण हुआ होगा और वो टकरा कर वापस आए होंगे। तो ये अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, याद रखिएगा। यही था उसका एक्सपेरिमेंट। उन्होंने यहाँ पे ZNS का ये परिरक्षण, ZNS की स्क्रीन लगाई थी, जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगाई। यहाँ पे सोने की पतली पन्नी ली। पूछा जाता है सोने की पतली पन्नी ही सोना ही क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि जो सोना होता है ये आघात वर्धनी होता है, यानी इसे पीट के इसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। ये बहुत मेलिएबल होता है, यानी इसे पीट के इसकी पतली चादर बनाई, बहुत पतला किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सोने की फॉइल ली थी। राइट, पहला पॉइंट क्या था, 99.84 अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इससे क्या पता चला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला। और 0.14% क्या हुए, वो टकरा कर वापस आए। तो इससे पता चला एटम में कोई ऐसा बहुत छोटी सी जगह है जिससे कुछ पार्टिकल वापस टकरा के आए। तो परमाणु में क्या हुआ, न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। राइट, तो ये हमने देखा। अब ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये क्या एक्सप्लेन नहीं करता, तो देखो रदरफोर्ड के मॉडल ने ये तो समझा दिया था। रदरफोर्ड के मॉडल ने पता है क्या नहीं समझा पाए, क्या आप लोग बता सकते? तो इन्होंने पता है इलेक्ट्रॉन मतलब कि पहले तो स्थायित्व के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, स्थायित्व के बारे में यानी स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। किसने, रदरफोर्ड ने। और उन्होंने क्या कहा, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। तो इसे याद रखिएगा। अब पूछा जाता है रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किस चीज़ की व्याख्या नहीं करता, तो देखो पहली बात तो परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी कुछ नहीं बताया। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन चला जाएगा, सी वाला। अब पूछा जाता है सोने की पतली पन्नी के परमाणुओं पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो उसमें से अधिकांश कण प्रभावित हुए बिना पन्नी को पार कर जाते हैं, मतलब सीधे निकल जाते हैं, जबकि कुछ कणों का विक्षेपण हो जाता है, मतलब कि कुछ टकरा के वापस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है, बताओ ऐसा क्यों हुआ। जो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, परमाणु की आयतन की अपेक्षा नाभिक का आयतन बहुत कम होता है, इसलिए हुआ क्या, तीव्र रूप से गति करते हुए अल्फा पार्टिकल का प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, विपरीत आवेश। तो इसका सही आंसर जाएगा परमाणु आयतन, मतलब जो परमाणु का आयतन होता है वो बहुत कम होता है नाभिक की अपेक्षा, यानी कि नाभिक बहुत छोटा था, तभी तो बहुत 0.14 अल्फा पार्टिकल ही वापस आए थे और 99.86 वो सीधे चले गए थे। तो इसमें कुछ पता चला कि जो छोटे से कण में नाभिक होता है। राइट, ये हमसे पूछा गया है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो जैसे कि हम लोग बताते हैं अभी जी, हमारे पास जैसे कि ये है, परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन
भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं हम लोग? तो क्या आप लोग बता सकते हैं? तो सबसे पहले देखो मैं बताती हूँ यहाँ पर परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर ये जो होता है ना, जैसे कि कार्बन 6 12, तो यहाँ जो नीचे लिखा रहता है ना, इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और ये परमाणु क्रमांक को हम लोग दर्शाते हैं जेड से। सुनो, ये जो जेड होता है, जेड यानी परमाणु क्रमांक होता है, वही होती है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी वही होती है। अगर परमाणु पर जैसे कि मेरे पास ये 6 12 है, 6 12, अगर जैसे कि कार्बन पर कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं लगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही होगी जो प्रोटॉनों की संख्या थी। अब न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे? अब न्यूट्रॉन भी हम लोगों ने बताया था, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो हम लोग ऐसे न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात करते हैं समस्थानिक की। ये समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। ये जेड है ना, जेड वो तो सेम होता है, जेड सेम होता है, लेकिन जो परमाणु भार है, जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक ये समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है। सुनो, परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु जो भार है वो भिन्न होता है, तो इसे बोलते हैं समस्थानिक। अब समभारिक में क्या होता है? समभारिक, नाम ही से समझ में आ रहा है, समभारिक, समभारिक नाम याद आ रहा है, समभारिक। तो इसमें से तो कोई छोटा बच्चा ही बता देगा। सम मतलब होता है समान और भार मतलब होता है भार। तो इसमें जो भार होता है ना वो समान होता है। भार समान परंतु भार समान परंतु बताओ परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, तो इसे बोलते हैं समभारिक। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब समान परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी जो परमाणु यानी कि जो द्रव्यमान है वो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, तो इसे क्या कहेंगे बताओ? जो द्रव्यमान है यानी जो भार है वो समान है, तो इसे बोलेंगे समभारिक। यानी भार समान, तो इसे बोलते हैं समभारिक। अब ये देखो, ये हमारे पास ये है, ये देखो यहाँ पे भार समान है यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान है। यहाँ पे भी जो यहाँ पे भी जो, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो बताओ ये क्या होगा? ये भी होगा हमारा समस्थानिक। समस्थानिक होगा क्या? नहीं, समभारिक होगा। देखो यहाँ पे होगा समभारिक, यहाँ पे भार समान है तो इसे बोलेंगे समभारिक। समस्थानिक मतलब जो जो क्रमांक होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा समभारिक। अब 99.985 हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, यह समस्थानिक कहलाता है। जैसे कि इसमें पूछा है, जैसे कि हाइड्रोजन है 1 1 और ये हमारे पास 1 2, ये हमारे पास 1 3, ये ट्राइटियम। इसने बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, ये समस्थानिक क्या कहलाता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ये कहलाता है हमारा प्रोटियम। ये कहलाता है हमारा प्रोटियम। 99.985 हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, ये कहलाता है हमारा, ये समस्थानिक कहलाता है। इसका आंसर होगा हमारा प्रोटियम। तो इसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये 29 वाले क्वेश्चन को इसे आप लोग कमेंट में एक्सप्लेन करिएगा, फिर हम लोग बता देंगे इसको कल, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल क्या है। तो देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान दिख रहा है लेकिन भार भिन्न है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान दिख रहा है लेकिन भार भिन्न है। तो देखो समभारिक तो नहीं होगा, समभारिक में भार समान होना चाहिए। देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों बता रहा है ना, दोनों, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? समस्थानिक होगा, राइट। अब देखो ये बच्चा क्वेश्चन आ गया, बोरॉन में प्रोटॉन, बोरॉन में क्या पूछा हमसे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो
हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के नंबर यहाँ दिख रहते हैं ना, तो वही होते हैं, तो 35 होगा, 35 35 35। इलेक्ट्रॉनों के नंबर यहाँ पे बोरॉन पर कोई भी जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी कितने होंगे, 35 35। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, हमने कहा था भार में से, यानी जो भार होता है उसमें से क्रमांक माइनस कर दो, क्रमांक माइनस कर दो, तो हमारा ये न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो भार कितना है 80, 80 में से क्या करेंगे, 80 में से हम लोग 35 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला 45, राइट। तो इसका सही आंसर जाएगा 30, डी वाला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं। ये देखो, हमने बताया था ये जो नाभिक है, यहाँ पे नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ कहाँ चक्कर लगाते हैं, कोश में लगाते हैं, कक्षक में लगाते हैं, कक्षा में लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी वाला इसका सही ऑप्शन। अब देखो, हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन से फोर्स से जुड़े होते हैं बताइए जरा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, हमने बताया था जो न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं जिसका नाम है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अब प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पर आवेश बताओ, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। हाँ, बराबर होता है, लेकिन उसका साइन थोड़ा विपरीत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी वाला आंसर होगा इसका सही आंसर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत। क्योंकि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लेकिन हम बात करते देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब देखो प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो यहाँ साइन डिफरेंट है, तो मतलब विपरीत आंसर होगा। फिर बात करते हैं ये वाला, परमाणु, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या A किसके बराबर होती है। ये जो A है, ये किसके बराबर होता है बताओ। तो ये A है, ये किसके बराबर होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने बात की थी न्यूट्रॉन में हम क्या करते हैं A, यानी कि न्यूट्रॉन में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग करते हैं परमाणु भार में से क्या माइनस करते हैं, क्रमांक माइनस करते हैं। अब सुनो, परमाणु भार को हम लोग A से दर्शाते हैं, ये हमारा भार है, और परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से दर्शाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन निकालते हैं ना, न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या करते हैं A - Z करते हैं। हमसे क्या पूछा है, ये A क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो -Z है ना, जब इस साइड आएगा तो ये +Z हो जाएगा, राइट। तो ये A क्या है, क्रमांक और न्यूट्रॉन, क्रमांक और न्यूट्रॉन को जोड़ दे तो हमारा A निकलता है। तो देखो, मतलब कि क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के कुल नंबर नहीं है, न्यूक्लियॉन्स की कुल नंबर नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या Z और A को हम लोग जोड़ देते तो ये न्यूट्रॉन आता है, राइट। तो यही है इसका सही आंसर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर नहीं, मतलब कि ये जो Z है, तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर हम तभी चेक करते हैं जब उस पर कोई चार्ज होता है, तो उसका सही आंसर जाएगा सी वाला ऑप्शन। और ये हमारा देखो, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है। तो हमें छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, छोटे छोटे बदलाव से ही हम आगे सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।